Hey guys and welcome back to our channel Nursing Study with Pratik makes learning easy. Now the today's interesting topic is myocardial infarction. क्या होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ये आज अपन इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इस वर्ड का पहले अपन मीनिंग जान लेते हैं कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन माने क्या। मायो इसका मीनिंग होता है, मायो मतलब मस्कुलर लेयर, ठीक है। मायो का क्या मतलब होता है, मस्कुलर लेयर। फिर इसके आगे का ये जो वर्ड है कार्डियल, इसका मीनिंग तो आप सभी को पता होगा, कार्डियल या फिर कार्डियक, इसका मीनिंग होता है हार्ट, ठीक है। सो मायोकार्डियल का मतलब क्या हुआ फिर, मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट। अब हम जान लेते हैं कि इन्फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है टाइप करते वक्त, तो इसका स्पेलिंग ऐसी है INFARCT इन्फार्शन, ठीक है। तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हुई है, ठीक है, शायद आगे भी है, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम आगे का वीडियो। इन्फ्रैक्शन मतलब डेथ ऑफ टिश्यू ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई। टिश्यूज की डेथ हो जाना ड्यू टू बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ब्लड सप्लाई, मतलब टिश्यूज को इनफ ब्लड नहीं मिलता, इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, उसकी वजह से टिश्यूज की क्या हो जाती है, वहाँ पे डेथ हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये इन्फ्रैक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है मायोकार्डियल के साथ। मतलब जो भी मस्कुलर लेयर है हार्ट की, है ना, मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट, उसको क्या नहीं मिलता, सफिशिएंट अमाउंट या फिर इनफ अमाउंट में ब्लड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, उसकी वजह से मायोकार्डियल जो भी मस्कुलर लेयर है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी हार्ट की मस्कुलर लेयर है उस लेयर को क्या नहीं मिलता, सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिलता, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलता, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, उसकी वजह से वो जो मस्कुलर लेयर है या फिर मसल सेल है वो क्या हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाती है, और एट दी एंड उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर कोरोनरी आर्टरी में इनफ अमाउंट में ब्लड फ्लो क्यों नहीं होता, वहाँ पे मस्कुलर लेयर या फिर मसल सेल्स की इस्चेमिया और हाइपोक्सिया के कारण क्यों डेथ होती है, कुछ तो रीज़न होगा। हाँ बेटा, रीज़न है। क्या रीज़न है, ये बात तो आप सभी को पता है कि कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को क्या करती है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब इस कोरोनरी आर्टरी में मानो अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हो गया। क्या हो गया, अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हो गया इस कोरोनरी आर्टरी में। ये कहीं पे भी फॉर्म हो सकता है, किसी भी आर्टरी में ये फॉर्म हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे प्लेक का डिपोजिशन हो गया। प्लेक का क्या मतलब होता है, प्लेक इज नथिंग बट दी लिपिड एंड फैट डिपोजिशन, ठीक है। लिपिड और फैट का डिपोजिशन हो जाना, ये क्या कहलाता है, प्लेक। अब यहाँ से जो ब्लड फ्लो होगा वो क्या होगा, इस प्लेक की वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ठीक है। प्रॉपर अमाउंट में वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ दी ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये तो हो गया हमारा पहला रीजन कि अथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्म हो जाना कोरोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। अब दूसरा क्या रीजन है, तो थ्रोम्बस का फॉर्म हो जाना, ठीक है। थ्रोम्बस, ये हो गई हमारी कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे प्लेक का डिपोजिशन हुआ था, है ना, या अथेरोस्क्लेरोसिस या फिर प्लेक का डिपोजिशन। अब इस प्लेक का कुछ पार्ट यहाँ से रप्चर हो गया मानो, ठीक है। ये बात तो आप सभी को पता है कि जब भी हमारे बॉडी पार्ट में कहीं से भी कोई पार्ट रप्चर हो जाता है या फिर इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे कौन आ जाते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है। बहुत सारे प्लेटलेट्स उस इंजर्ड साइड में जाएंगे और वहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, प्लेट्स का क्लम्प, ठीक है। प्लेट्स का क्लम्प फॉर्म करेंगे ऐसे। तो उन्होंने क्या कर दिया, ये जो कोरोनरी आर्टरी थी उस कोरोनरी आर्टरी को क्या कर दिया, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। पहले तो यहाँ पे प्लेक का डिपोजिशन होने के कारण एक ऑब्स्ट्रक्शन पहले से ही बना हुआ था, अब वहाँ पे प्लेटलेट्स का क्लम्प बन गया, है ना, ठीक है। प्लेटलेट्स का क्लम्प बन गया और उन्होंने और भी वहाँ पे क्या कर दिया, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया। मतलब ये पूरी तरह से जो कोरोनरी आर्टरी थी वो उन्होंने क्या कर दी, ब्लॉक कर दी। अब आगे ब्लड फ्लो हो पाएगा क्या, नहीं। ये जो सराउंडिंग की मसल सेल है या फिर मस्कुलर लेयर है, यहाँ पे ब्लड फ्लो मिल पाएगा क्या, नहीं। यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं मिल पाएगा, मतलब क्या नहीं मिलेगा, और उसके साथ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, है ना।
और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, उसकी वजह से ये जो सराउंडिंग की मस्कुलर लेयर है ये उनकी क्या हो जाती है, यहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है, यहाँ ये तो हमने देख लिया दो रीजन, पहला अथेरोस्क्लेरोसिस और दूसरा थ्रोम्बस, कि इसकी वजह से मायोकार्डियल लेयर या फिर मस्कुलर सेल को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, उसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब तीसरा क्या रीजन है ना, तो तीसरा रीजन है मेनली वैसोस्पैज्म। वैसोस्पैज्म का मतलब क्या होता है कि नैरोइंग ऑफ द वेसल्स, ये जो अपनी वेसल्स है, अपनी वेसल्स है, ये किसी रीजन की वजह से क्या होगी, नैरो हो गई। इसका नैरो हो जाने के कारण क्या होता है कि आगे ब्लड फ्लो नहीं जा पाता है ना, आगे ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, मतलब ये जो साइड के मायोकार्डियल टिश्यूज या फिर मस्कुलर लेयर है उनको क्या नहीं मिलेगा, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगी, और उसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है, यहाँ पे डेथ हो जाती है। ये देख लिया हमने तीसरा रीजन, वैसोस्पैज्म। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। सो द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज ए डिजीज कंडीशन caused by reduced blood flow in a coronary artery due to the atherosclerosis and the occlusion of an artery by an thrombus or plaque formation। मतलब ये जो कोरोनरी आर्टरी है, इस कोरोनरी आर्टरी में क्या हुआ, अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हो गया, और अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म होने के कारण जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, और क्या रीजन है, बाय एन ऑक्लूजन ऑफ एन आर्टरी बाय एन थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ये जो कोरोनरी आर्टरी है इसमें क्या हो गया, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन है, हमने देखा था थ्रोम्बस कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो प्लेग है उस प्लेग का कुछ पार्ट क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, और जैसे कि आप सभी को पता है जब भी हमारे बॉडी पार्ट में कौन सा भी पार्ट रप्चर हो जाता है या फिर इंजोर्ड हो जाता है तो वहाँ पे कौन आ जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाते हैं, और वहाँ पे क्या फॉर्म करते हो, प्लेटलेट्स का क्लम्प फॉर्म कर देते हैं, और वहाँ पे वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। पहले से ही अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से एक ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे फॉर्म था, और अब क्या हो गया, यहाँ पे थ्रोम्बस का भी फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये होगी हमारी डेफिनेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की। सो क्या होता है मायोकार्डियल, ठीक है, तो क्या होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की डेफिनेशन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज ए डिजीज कंडीशन कॉज्ड बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो। किसमें ब्लड फ्लो रिड्यूस हुआ, इन अ कोरोनरी आर्टरी, किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द अथेरोस्क्लेरोसिस एंड ऑक्लूजन ऑफ एन आर्टरी बाय एन थ्रोम्बस और प्लेग फॉर्मेशन। ठीक है, ये तो हुआ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की डेफिनेशन। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे इसके कॉजेस और इटियोलॉजी। तो अब हम पढ़ते हैं इटियोलॉजी और कॉजेस कि किन की वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कॉज होता है मेनली। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है, थ्रोम्बस की वजह से होता है, वैसोस्पाज्म की वजह से होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर। अब कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कॉज होता है। तो रिस्क फैक्टर में फर्स्ट मॉडिफाइबल एंड सेकंड वन इज नॉन मॉडिफाइबल, है ना। मॉडिफाइबल का मतलब क्या होता है कि जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं मॉडिफाइबल। एंड नॉन मॉडिफाइबल का मतलब क्या रहता है कि इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो द मॉडिफाइबल में सबसे पहला कौन है, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अब अल्कोहल एंड स्मोकिंग कैसे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के लिए। स्मोकिंग की वजह से कैसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कॉज होता है। तो एक बात तो आपको पता होगी, जो पर्सन सिगारेट लेते हैं, ठीक है, सिगारेट में क्या रहता है, निकोटीन रहता है, और ये जो निकोटीन है वो क्या करता है मेनली, ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज की लाइनिंग को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। ठीक है, डैमेज होने के कारण ये जो कोरोनरी आर्टरी है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे स्पाज्म हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, और जो ब्लड का फ्लो है वो आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। देन दूसरा क्या है मेनली, सेडेंट्री लाइफस्टाइल या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी। अब सेडेंट्री लाइफस्टाइल और फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से कैसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कॉज होता है। अगर कोई पर्सन कुछ भी काम ना करता हो, वैसे ही घर पे बैठा रहा होगा, तो क्या होता है कि डायबिटिक मेलाइटस के चांसेस रहते हैं, हाइपरटेंशन के चांसेस रहते हैं। ठीक है, उस प्लेक डिपोजिशन होने के चांसेस रहते हैं। सो ये भी एक कारण है क्या, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और फिजिकल इनएक्टिविटी, किसके लिए, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के लिए। देन तीसरा कौन है, हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है ना, वो कोरोनरी आर्टरीज क्या हो जाती है,
थिक हो जाती है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरीज क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, नैरो हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो उसकी वजह से क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है, ठीक है। ये हो गया हाइपरटेंशन। देन डायबिटीज मलाइटस। अब डायबिटीज, ये तो हो गया हाइपरटेंशन। देन फोर्थ वन है डायबिटिक मलाइटस। डायबिटिक मलाइटस में क्या रहते हैं, बहुत सारे चांसेस रहते हैं, हाइपरटेंशन के चांसेस रहते हैं, ओबेसिटी के चांसेस रहते हैं। उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है, ठीक है। और फिफ्थ, अब हमारा लास्ट वाला है इमोशनल स्ट्रेस। अब इमोशनल स्ट्रेस की वजह से कैसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है, जब भी कोई पर्सन स्ट्रेस में हो तब उस पर्सन की बॉडी क्या करती है, इपिनेफ्रिन हार्मोन क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है। और इपिनेफ्रिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल रहता है फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में। इपिनेफ्रिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर दिया और ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है और क्या कॉज करता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इमोशनल स्ट्रेस। अब हम पढ़ेंगे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, ठीक है। इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है क्या, नहीं, इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसमें फर्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में किसी पर्सन को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की हिस्ट्री होगी तो शायद, ठीक है, तो शायद आपको भी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है। एक फैमिली, फर्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। देन सेकंड है एज, अबव 40 ईयर, अबव 40 ईयर। अगर कोई पर्सन 40 ईयर के ऊपर है तो उसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होने के चांसेस रह सकते हैं। देन थर्ड है जेंडर। ये मेनली किस में पाया जाता है, मेन में, ठीक है, स्पेशली मेन में ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो ये तो हो गए हमारे रिस्क फैक्टर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। अब हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ड्यू टू यूटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यूटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो भी कुछ हमारे है, जैसे कि अथेरोस्क्लेरोसिस है, थ्रोम्बस है, उसकी वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शंस इन कोरोनरी आर्टरी। जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाता है। मानो ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज है, यहाँ पे अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हो गया, ठीक है। ये जो ब्लड फ्लो है वो क्या नहीं हो पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होने की वजह से जो भी हमारे मायोकार्डियल मसल्स है उनको क्या नहीं मिलेगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया का क्या मतलब होता है कि रिडक्शन इन ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू। हाइपोक्सिया की भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो गया, एनीमिक हाइपोक्सिया हो गया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया हो गया, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ये हाइपोक्सिया के कुछ टाइप्स है, वो आपने फर्स्ट ईयर बेसिक बीएससी नर्सिंग फिजियोलॉजी के अंदर पढ़े होंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि ड्यू टू हाइपोक्सिया और डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, नेक्रोसिस होता है और डेथ ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू, ठीक है। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे मायोकार्डियल मसल्स है उनको अगर प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला, तो उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, विच लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है, विच लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। उसकी वजह से क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है। ये तो हो गई हमारी पैथोफिजियोलॉजी। तो हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को क्या कहते हैं, साइन एंड सिम्टम्स भी कहते हैं। तो सबसे पहला चेस्ट पेन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के अंदर सीवियर चेस्ट पेन होता है। ये जो पेन है ये 30 मिनट तक रहता है या फिर उससे ज़्यादा टाइम तक भी ये पेन रहता है। ये पेन मेनली स्टार्ट होता है चेस्ट से, देन इट मूविंग टूवर्ड द बैक, देन बैक साइड में मूव करता है, देन इट मूव टूवर्ड द नेक, ठीक है, ये नेक तक जाता है, देन इट मूव टूवर्ड द जॉ, देन इट ट्रैवलिंग टूवर्ड द लेफ्ट साइड। मेनली ये जो अपर लिम्ब है वो वहाँ पर क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना चेस्ट पेन। देन उसके बाद है ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है, इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाएंगे क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट का जो फंक्शन है वो क्या होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। देन है ट्रैकिपनिया। ट्रैकिपनिया का क्या मतलब होता है, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, उसकी वजह से क्या होता है, ट्रैकिपनिया होता है। देन डिस्निया। डिस्निया का क्या मतलब होता है कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। देन है साइनोसिस। साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है, साइनोसिस होता है। देन स्नीजिंग साउंड, वो जो पर्सन होगा उसका जो साउंड है वो कैसा आएगा, स्नीजिंग साउंड आएगा। देन लास्ट वन है एंजाइटी। एंजाइटी ऑक्सीजन की कमी की वजह से या फिर ट्रैकीकार्डिया की वजह से वो पेशेंट की क्या होगी, एंजाइटी होगी, ठीक है। ये हो गया अपना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं उस पेशेंट के एज, ठीक है, देन जेंडर, देन वो पेशेंट
कौन सी मेडिसिन लेता है, या फिर उस पेशेंट को हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है क्या, या फिर उसको डायबिटीज मेलाइटिस है क्या, ठीक है, इससे पहले उस पेशेंट को हार्ट अटैक आया हुआ है क्या, ठीक है, ये सब हम हिस्ट्री किस में कलेक्ट करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन में, ठीक है। या फिर उस पेशेंट की जो फैमिली या फिर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, उस पेशेंट के फैमिली में किसी को इससे पहले हार्ट अटैक आया हुआ है क्या, ठीक है, ये सब हम क्या कहाँ पे कलेक्ट करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर। देन हम करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम मेनली हेड टू एग्जामिनेशन करते हैं, बट इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हम किस पे फोकस करेंगे, मेनली हार्ट के ऊपर। यहाँ पे हम चेक करेंगे ब्लड प्रेशर, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं ईसीजी। ईसीजी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी में हमें क्या दिखाई देगा, एसटी सेगमेंट एलिवेट दिखाई देगी, ठीक है। देन हम करते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी किस लिए करते हैं हम, टू डिटेक्ट द परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है, इसमें क्या करते हैं, हमें कैथेटर इंसर्ट करते हैं, उसमें क्या दिखाई देता है हमें, परसेंटेज, कितने परसेंटेज में ब्लॉकेज आया हुआ है कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है। नो फिफ्थ है हमारा कार्डियक बायोमार्कर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के अंदर, ये हम ब्लड एनालिसिस के हेल्प से जान लेते हैं। सो कौन कौन से हमारे कार्डियक बायोमार्कर्स है, तो फर्स्ट है मायोग्लोबुलिन, सेकंड है ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई, एंड थर्ड है हमारा क्रिएटिन काइनेज एमबी, उसे हम सीकेएमबी भी कहते हैं। ये जो मायोग्लोबुलिन है, ये क्या है, मेनली प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये दोनों सेल्स में प्रेजेंट रहता है, स्केलेटल सेल में भी ये दिखता है और मस्कुलर सेल में भी ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगर हमने ब्लड एनालिसिस की और ये ब्लड में प्रेजेंट हुआ, ठीक है, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि मायोग्लोबुलिन ब्लड में प्रेजेंट है तो उस पर्सन को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है। बट अगर ये मायोग्लोबुलिन ब्लड में प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम ये श्योरली कह सकते हैं कि उस पर्सन को क्या नहीं है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। सेकंड है हमारा ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई, ठीक है। ये ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई क्या है, तो ये प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या है, प्रोटीन है। ये किस में प्रेजेंट रहता है, तो ये मायोकार्डियल लेयर में प्रेजेंट रहता है। जब मायोकार्डियल लेयर की या फिर मायोकार्डियल सेल्स की क्या होती है, डीजेनरेशन होता है, तब उनमें जो प्रोटीन रहता है वो क्या होगा, ब्लड में रिलीज होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, और ब्लड टेस्ट में अगर ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई हमें दिखाई देगा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, उस पेशेंट को क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, ठीक है। लास्ट है हमारा क्रिएटिनाइन काइनेज, इसे हम सीकेएमबी भी कहते हैं। ये क्या है, तो ये एक आइसो एंजाइम है। जब हमारे मायोकार्डियल सेल्स डिजेनरेट होंगे तो उसमें जो सीकेएमबी रहा होगा वो क्या होगा, ब्लड में रिलीज होगा। जब भी हम ब्लड टेस्ट करेंगे तब हमें उसमें क्या देखने को मिलेगा, क्रिएटिनिन काइनेज एमबी, मतलब सीकेएमबी हमें उसमें देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, तो ये एक गुड इंडिकेशन है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का, ठीक है। 6 वन है हमारा चेस्ट एक्सरे, 7th है एमआरआई एंड 8 है हमारा सीटी स्कैन। ये तीनों जो प्रोसीजर है इसके थ्रू क्या करते हैं, हम कार्डियक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के पेशेंट को कौन कौन से ड्रग दिए जाते हैं। तो सबसे पहला ड्रग है हमारा थ्रोम्बोलाइटिक। ये ड्रग क्या करता है, ये जो कोरोनरी आर्टरीज है, यहाँ पे जो थ्रोम्बोस का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, इस थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो उस ड्रग को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। उसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड सेकंड है यूरोकाइनेस। देन सेकंड ड्रग है हमारा एंटीकोएगुलेंट ड्रग। ये ड्रग क्या करता है, मेनली ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है यहाँ पे क्या करता है, क्लॉट का फॉर्मेशन होने ही नहीं देता। मतलब एंटीकोएगुलेंट ड्रग क्या करते हैं, प्रिवेंट दी क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। उसका एग्जांपल है हेपेरिन। देन थर्ड ड्रग है हमारा एंटीप्लेटलेट्स ड्रग। ये एंटीप्लेटलेट्स ड्रग क्या करता है, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है हेपेरिन। जब हमारे कोरोनरी आर्टरीज में इंजुरी होती है, ठीक है, तब ये बात तो आप सभी को पता होगी, जब भी हमारे बॉडी में कोई भी इंजुरीज होती है या फिर हमारे बॉडी में से हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट रप्चर होता है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे प्लेटलेट्स इकट्ठे होते हैं और प्लेटलेट्स का क्लम्प फॉर्म कर देते हैं। उसकी वजह से भी क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। सो उस ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा ड्रग देते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग। देन फोर्थ ड्रग है हमारा एनाल्जेसिक ड्रग। सीवियर चेस्ट पेन होता है, इसके लिए हम कौन सा ड्रग देते हैं, मेनली मॉर्फिन सल्फेट, ठीक है। देन फिफ्थ है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये ड्रग क्या करता है, मेनली जो कैल्शियम के चैनल्स है उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। उसकी वजह से क्या नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। इसका एग्जांपल से निफेडिपिन एंड निमोडिपिन, ठीक है। ये तो हो गए हमारे मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद अब हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो इसमें पहला है हमारा कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। इसमें क्या करते हैं हम,
ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है यहाँ पे अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हो गया। अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म होने के कारण ब्लड का फ्लो आगे नहीं जा पाएगा और ये जो मायोकार्डियल टिश्यूज है इसकी क्या होगी, इस्चीमिया और हाइपोक्सिया के कारण डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में ग्राफ्ट लेते हैं, अपने ही पेशेंट का ग्राफ्ट लेंगे, लेग से, आर्म से, थोरैक्स से, कहीं से भी हम आर्टरीज या फिर वेन लेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट बोलते हैं। ये जो लिया गया हुआ ग्राफ्ट है ये एओर्टा से डायरेक्ट अटैच करके ब्लॉकेज के ठीक आगे लगा देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का फ्लो उस लिए गए ग्राफ्ट से आएगा। ठीक है, यहाँ से ब्लड का फ्लो आएगा और ये जो मायोकार्डियल टिश्यूज है या फिर मायोकार्डियल मसल्स है उसको क्या करेगा, ब्लड फ्लो प्रोवाइड करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इस मायोकार्डियल टिश्यूज की डेथ नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। इसके नाम में ही दिया गया हुआ है बाईपास। बाईपास का क्या मतलब होता है, नया रास्ता। ठीक है, नया मार्ग। तो हमने क्या बना दिया, यहाँ पे एक नया मार्ग बना दिया जिससे इससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो इस मायोकार्डियल मसल्स तक पहुंचता है। ठीक है, सेकंड है हमारा परक्यूटानस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, दैट इज पीटीसीए। इसमें क्या करते हैं हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं ग्रोइन रीजन से। ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज है, यहाँ पे सपोज अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हुआ है। ठीक है, एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं ग्रोइन रीजन से, कहाँ तक, जहाँ पे अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म है वहाँ तक उस कैथेटर को लेके जाते हैं। इस कैथेटर के टिप पे बलून लगा हुआ होता है, उस बलून को वहाँ तक लेके जाने के बाद हम क्या कर देते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं। इन्फ्लेट की वजह से ये जो अथेरोस्क्लेरोसिस है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, पीटीसीए, परक्यूटानस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। देन थर्ड है हमारी कोरोनरी स्टेंट। कोरोनरी स्टेंट ये सेम है पीटीसीए की जैसी। इसमें क्या करते हैं हम, ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है यहाँ पे मानो अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये ग्रोइन रीजन से क्या करते हैं हम, कैथेटर इंसर्ट करते हैं और कैथेटर कहाँ तक लेके जाते हैं, जहाँ पे हमारा अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हुआ है उस वहाँ तक लेके जाते हैं। इस कैथेटर के आगे क्या लगा हुआ होता है, एक बलून लगा हुआ होता है और साथ ही साथ एक मेटल की शीट यहाँ पे लगी हुई थी, उसे हम क्या कहते हैं, कोरोनरी स्टेंट। ठीक है, स्टेंट का मतलब क्या है कि एक मेटल की शीट होती है। ठीक है, लेके जाने के बाद इस बलून को क्या कर देते हम, वहाँ पे इन्फ्लेट कर देते। इन्फ्लेट के बाद ये क्या हो जाएगा, ये जो प्लेग का फॉर्म, ये जो प्लेग हमारा फॉर्म हुआ है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा और वो मेटल की शीट वहीं पे परमानेंट हम रहने देते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, प्लेग का फॉर्मेशन आगे चलकर नहीं हो पाएगा। ठीक है, देन फोर्थ है हमारा अथेरेक्टोमी। अथेरेक्टोमी का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस। ये जो कोरोनरी आर्टरी में अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हुआ है उस अथेरोस्क्लेरोसिस को हम क्या कर देंगे, वहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, अथेरोस्क्लेरोसिस को वहाँ से रिमूव करने के बाद क्या होगा, ये जो ब्लड का फ्लो है वो आगे आसानी से आगे जा पाएगा और जो मायोकार्डियल मसल्स है उसको क्या करेंगे, ब्लड का सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट।